पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब सीनियर रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं तहरीक इंसाफ के, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। जी वालेकुम सलाम। अली भाई, ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अदम एतमाद का इजहार किया है। क्या पीटीआई फैसले पर नजरसानी के लिए अदालत जाने का इरादा रखती है सर? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखें, सबसे पहले तो एक बात कैटेगोरिकली यहाँ स्टेट हो जाए कि सिर्फ तहरीक इंसाफ है जो पिछले पौने दो साल से इलेक्शन मांग रही है और आईन के मुताबिक मांग रही है, और एक हमें सुप्रीम कोर्ट से फैसला मिला भी 14 मई वाला, लेकिन बदकिस्मती से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। जिम्मेदारी थी हुकूमती इदारों की, स्टेट ऑर्गन्स की, कि सुप्रीम कोर्ट के उस क्लियर डायरेक्शन को वो इम्प्लीमेंट करते, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हुआ। तो ये तो क्लियर हो जाए कि इलेक्शन हम ही मांग रहे हैं, ना हमें सर्दी लग रही है तहरीक इंसाफ को, ना हमें कोई और डर है। हालांकि हर तरह के मसाइब का सामना हमें है, लेकिन सिर्फ एक बुनियादी नुक्ते पे हम लाहौर हाई कोर्ट गए थे, वो ये था कि हमें इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हुकूमत के नीचे डिप्टी कमिश्नरी का निज़ाम है, टू बी वेरी ब्लंट, उस पे हमें एतमाद नहीं है। हम समझते हैं कि अगर जुडिशरी से आरोज आए तो निस्बतन नहीं बल्कि बहुत हद तक वो इंडिपेंडेंस अपनी दिखा सकेंगे। इस वजह से हमने ये नुक्ता रखा है, वरना हमसे ज्यादा कौन चाहेगा कि इलेक्शन हो। अली भाई, 2013 के इलेक्शंस में इमरान खान ने अदलिया को जिस तरह से मलाइन किया और इलेक्शंस के हवाले से जिस तरह से बात हुई, तो अब आप लोग मुख्तलिफ एतराज़ात के साथ सामने आ रहे हैं सर? नहीं, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे चली जाएं तो बाबाए मुफाहमत आसिफ अली जरदारी साहब की वो टर्म थी, आरओज का इलेक्शन, इफ आई कैन रिमाइंड यू, तो वो तो उनकी तरफ से वो बात आई थी। हमने तो देखिए, हमने तो फेस किया ना, हमने तो फेस किया। हम तो आईनी लोग हैं, हम तो जमहूरी लोग हैं। हम तो सिर्फ इल्जामात नहीं लगाते, ना हम कोई खुदा न खास्ता हमले करते हैं सुप्रीम कोर्टों पे। हम तो आईन के मुताबिक पिटिशनें डाल के फिर जो है अपनी आईनी जंग लड़ते हैं। और आपको याद होगा, उस पर हमने 126 दिन एक पुरअमन धरना दिया, और जब हमारी इस्तदा सुनी गई तो एक जुडिशल कमीशन बना, इंक्वायरी कमीशन, और उस पर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई और लार्जली ये बात एक्सेप्ट की गई कि लार्जली जो है अली साहब, आप लोगों ने अदालतों के लिए शर्मनाक का वर्ड इस्तेमाल किया था सर, जिस पर आप लोग को नोटिस हुआ था, फिर आप लोग को इस पर माफी भी मांगनी पड़ी थी। उस वक्त अदालत पर एतराजात थे, मामलात थे। इस वक्त आरओस पर एतराजात हैं, ब्यूरोक्रेसी पर एतराजात हैं। तो सर फिर इलेक्शन कौन करवाए? आपको डीसीज पर एतराज है, तो अब इलेक्शन करवाए कौन सर? देखिए, आपकी बात में वजन है। आपने जो नुक्ता रखा है वो बड़ा बुनियादी नुक्ता है, जिसका जवाब हमारी तरफ से आना चाहिए। तो उस पर सिर्फ ये है कि उस जमाने में आरओस के इलेक्शन के बाद बहुत सी चीजें ऐसी सामने आई जो गलत हुआ। तो गलत तो देखें, आपने बात करनी है, लेकिन 18 में फिर जब इलेक्शन दोबारा हुआ और वो जुडिशरी के नीचे दोबारा हुआ, उसमें बहुत सी चीजें बेहतर भी हुई। ये इस वजह से नहीं कि हम जीते थे, हम तो बड़ी थिन मेजोरिटी में आए थे, बल्कि हमारी तरफ तो ये सोच है कि हमारी मेजोरिटी उससे ज्यादा आनी चाहिए थी, और ज्यादा थी, लेकिन पता नहीं जो भी उसमें हुआ वो माजी की कहानियां हैं। लेकिन दोनों चीजें हमने देख ली ना। 13 में हमने जुडिशरी के नीचे भी देख लिया, 18 में भी देख लिया, और 13 से पहले, यानी कि हमारी तो जिंदगी गुजर गई इन चीजों को देखते हुए। 88 का इलेक्शन, 90 का इलेक्शन, 93 का इलेक्शन, 97 का इलेक्शन, 2002 का इलेक्शन, 2008 का, ये सारा का सारा तकरीबन मेरी याददाश्त के मुताबिक ये एग्जीक्यूटिव के नीचे ही हुआ है। तो उसकी तो याददाश्त बड़ी ही तल्ख है, वो तो बहुत ही ज्यादा करख्त है। तो इस वजह से अगर आप दोनों को जक्स्टा पोजीशन में रखें, तकाबली जायजा करें, तो आरओस का भी कोई परफेक्ट नहीं था, लेकिन इससे वो बहुत बेहतर है। इसलिए हम ये समझते हैं कि निस्बतन आपको वहां एक कुशन मिल जाता है कि यार चलो, जुडिशरी है, एक इंडिपेंडेंट इदारा है, किसी हद तक वो आजादी से कर सकेगा। लेकिन ये लोग तो देखें हमारे साथ जो हुआ है, जो हम जैसे लोगों के साथ 7-7, 8-8, 10-10, 12-12 मरतबा गिरफ्तारियां हुई हैं, तो ये किसने की हैं? इन्हीं साहिबान ने की हैं। तो जो वो चीजों को नहीं वो स्टैंड कर सके, तो क्या आप स्टैंड कर सकेंगे? मैं अप्रिशिएट करता हूं जो अर्जेंसी दिखाई है हमारे चीफ जस्टिस साहब ने इस इलेक्शन में। मैं समझता हूं अप्रिशिएबल है कि वो चाह रहे हैं कि वक्त पे इलेक्शन हो, और हम तहरीक इंसाफ की तरफ से उनको यकीन दहानी कराते हैं कि सबसे बड़ी जमात चाहती है कि वक्त पे इलेक्शन हो आइन के मुताबिक। लेकिन हमारी सिर्फ ये रिजर्वेशन है कि अगर जुडिशरी करती है तो हमें जुडिशरी पे, यानी उनके इदारे पे ज्यादा एतमाद है, चीफ साहब के इदारे पे हमें ज्यादा एतमाद है, चीफ जस्टिस साहब के। अच्छा अली साहब, उसके लिए कोई दरखास्त लेके जाएंगे आप?
अभी परसों फिर दोबारा कोर कमेटी है, तो उसमें कोई हतमी फैसला हो जाएगा और बीच में खान साहब से भी कोई डायरेक्शन आ जाएगी बानी चेयरमैन से। तो जो बैरिस्टर गौहर साहब हमारे जो कायम मकाम चेयरमैन है, उन्होंने जो बात की है, उन्होंने उसूली बात की कि हम इलेक्शन चाहते हैं और वक्त पे चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, और ट्रांसपेरेंसी के लिए हम हुकूमती आर्म से जो इंतजामिया है उससे ज्यादा हम अदलिया पे जो काजी साहब के नीचे है, हम तो काजी साहब के इदारे पे ज्यादा एतमाद कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात ये भी अली साहब कि जिन डीसीज या एसीज पर आप लोगों को एतराजात हैं, उनकी लिस्ट लेकर भी तो आप इलेक्शन कमीशन जा सकते हैं, न कि आप पूरे सिस्टम के ऊपर भी एतराज उठाएं। देखिए, वो एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इस तरह से अब किस तरह से आप पिन पॉइंट करेंगे जब अभी तक हुआ नहीं है। अभी तक उनका सिर्फ एक फेस हमने देखा है पिछले पौने 2 साल में, जो जिस तरीके से हमारे ऊपर एक ऑनस्लॉट हुई है, पुलिस गर्दी हुई है, जिस तरह हमारे लोगों को, देखिए हम तो ये नहीं कह रहे, जिसने, आप मुझे बताएं, जिसने गलत किया है, जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे जाके जिसने ज्यादती की है, कोई हम में से कोई उसको डिफेंड करता है? मैं करता हूं, इवन खान साहब करते हैं, कोई नहीं करता। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जो उसकी आड़ में या उसकी बुनियाद पे और जो हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, जैसे कल हमारे शोएब शाहीन साहब को क्वेटा अंदर जाने से रोका गया, क्या क्वेटा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? एक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का वकील, हमारा एक बुनियादी मेन लीडरशिप का आदमी वकील है, और वो वहां जाके वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। देखिए, इलेक्शन अनाउंस हो चुकी है, शेड्यूल भी अब आ गया है। अब आप मुझे बताएं, इन हालात में अगर तहरीक इंसाफ का एक लीडर जाके जलसा करता है, जैसे मरवत साहब को लाहौर से गिरफ्तार किया गया, और देखें गिरफ्तारी तो फिर भी एक और चीज है, मैं कहता हूं जो वापस भेजा गया है वो गिरफ्तारी से भी एक स्टेप फॉरवर्ड है। क्या खुदा न खास्ता बलोचिस्तान नो गो एरिया है? नहीं, बलोचिस्तान तो हमारा दिल है, बलोचिस्तान तो हमारे सर का ताज है। तो क्यों वहां फिर तहरीक इंसाफ जाके पॉलिटिकल एक्टिविटी? मैं तो कहता हूं सब करें ना, बिलावल साहब भी करें, मियां साहब भी करें, खान साहब भी करें। यार आने दे खान साहब को बाहर, आप ही का मेड इन पाकिस्तान आदमी है, वो मुहब्बत वतन आदमी है, उसको करने दें इलेक्शन, फैसला आवाम को करने दें। ठीक ठीक ठीक। तो सर इसका फैसला भी तो अदालतों को करने देना कि उन्होंने कब और कैसे बाहर आना है। मुझे बताएं सर, उमैर नियाजी की दरखास्त आजाद शफाफ कर लेना उसको, तो खान साहब को तो एक तरह से, खान साहब कोई वॉर क्रिमिनल तो नहीं है ना, जो इतना सीक्रेट सारा कुछ हो रहा है। आप लोगों को जाने देना, आप लोग जाके कवर करें ना जी, ओपन ट्रायल होना जी, एक राइट नहीं है ड्यू प्रोसेस, आइन के मुताबिक हमारा राइट नहीं है। ठीक। अच्छा सर, ये उमैर नियाजी की दरखास्त पर तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कंफ्यूजन ही नजर आई है, तो ये जो उनकी लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त थी, ये क्या पार्टी पॉलिसी नहीं थी, उनकी इनफरादी कोशिश थी, ये उनका इनफरादी फेल था? नहीं नहीं नहीं, देखें उमैर साहब जिम्मेदार आदमी हैं, और मैं तो उनको हमेशा बड़ा ही समझ बूझ वाला और बड़ा ही एक ठंडे दिमाग वाले, कोई जज्बाती आदमी नहीं है, कोई ऐसे कोई जज्बाती नो, हालांकि कोई इतनी बड़ी उम्र के भी नहीं है। कल मैंने गुफ्तगू सुनी, मैं टीवी पे देख रहा था चीफ साहब की, जो वहाँ डिस्कशन हो रही थी कोर्ट रूम नंबर 1 में, तो बिल्कुल उमैर साहब एक संजीदा आदमी है और सीनियर कानूनदान भी हैं। वो कैसे इंडिविजुअल कैपेसिटी में जा सकते हैं? वो तो इस एक नुक्ते पे पार्टी की तरफ से गए थे कि हमें आरओस के लिए जुडिशरी से हम लोगों पे ज्यादा एतमाद करेंगे, एग्जीक्यूटिव पे हमें एतमाद, क्या हम पॉइंट टेकन सर, आप कह रहे हैं कि ये पार्टी की पॉलिसी थी, हमारी तजवीज है कि जुडिशरी के नीचे हो तो ज्यादा साफ शफाफ। आ गया आपका जवाब अली साहब, जवाब आ गया आपका। मुझे बताइए कि तहरीक इंसाफ का इलेक्शन शेड्यूल आ गया है, टिकट के लिए दरखास्तें मौसूल हो रही हैं, एक तो ये, दूसरा जो हो रही है उनमें वकला की तादाद कितनी है सर? देखिए, उसके लिए तो मेरे पास कोई ऐसी अभी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है, वो तो अभी कलेक्ट हो रही है, उस पर तो पूरा हमारा इलेक्शन सेल काम कर रहा है। लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी, पहली प्रेफरेंस ये है कि हलकों में वो जो पॉलिटिकल वर्कर हैं जो 26-27 साल से 10-12 साल से वहाँ अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो उनको अगर वो जीतने की पोजीशन में या मुकाबले की पोजीशन में है, उनको हम टिकट दें। उनमें वकला भी हो सकते हैं और आम पॉलिटिकल वर्कर भी। लेकिन जहां हमारा कोई सीट खाली है, हमारा कोई कैंडिडेट छोड़ के चला गया और फौरी रिप्लेसमेंट नहीं है, तो उस जगह तो लाजमी तौर पर हमने वकला को जो है लेके आना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ वकला को दे रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जो पॉलिटिकल वर्कर हैं वो बददिल ना हो, उनको पूरा मौका जो है वो दिया जाएगा। अभी चूंकि प्रोसेस चल रही है, और मेरे ख्याल में हफ्ते दिन में इंशाल्लाह सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह।
ٹھیک ٹھیک، کیونکہ سر آپ لوگ کی طرف سے یہ کامنٹس آئے تھے نا کہ ہم وکلا کو میدان میں اتارنا چاہ رہے ہیں. سر لطیف کھوسہ صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، آپ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. اب اس کی تصدیق یا تردید کریں گے؟ دیکھیں، جب وہ پیپل پارٹی میں بھی تھے نا تو مجھے ان میں پی ٹی آئی کے جراثیم لگتے تھے، کیونکہ وہ ہمیں ذرا بڑا مسکرا کے ہماری طرف دیکھتے تھے. شاید ان کو پتا تھا کہ حق پرست یہی ہے. اب وہ گئی، اب وہ کیا کہتے ہیں جو علامہ صاحب نے کہا کہ اب وہ پیپل پارٹی بھٹو صاحب والی جو ہے وہ کدھر ہے؟ اب تو زرداری راج ہے. تو موسٹ ویلکم کھوسہ صاحب از موسٹ ویلکم، ایکس گورنر پنجاب اور سینئر قانون دان. ہی از موسٹ ویلکم ان پاکستان تحریک انصاف. نہیں، آپ ویلکم کرنے کو تیار ہیں؟ وہ آ رہے ہیں، کنفرم کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں کنفرم نہیں کر رہا کیونکہ وہ آ رہے ہیں. میرے سے رابطہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ آ رہے ہیں تو میں پہلا بندہ ہوں گا جو ان کو ویلکم کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک. علی صاحب اگر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں، آج سانحہ اے پی ایس کا دن ڈھاکہ کا دن بھی ہے. دیکھیں، جب سانحہ اے پی ایس ہوا تھا میں اپنے والد کی فوتگی پہ اتنا نہیں رویا تھا. آنکھوں سے جتنا آنسو ان بچوں کے لیے گئے تھے، اور میں شاعر تو نہیں لیکن کبھی کبھی لکھتا ہوں، تو ان دنوں میں نے کچھ لکھا بھی تھا کہ ننھے شہیدوں نے آخری بار جب اپنی ماں کو پکارا ہوگا، اللہ تیرا عرش بھی تو رویا ہوگا. تو ایک وہ دن ہماری زندگی کا بہت افسوس والا دن تھا، اور ایک 16 دسمبر 71 جو ہم تب تو پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم پہ قائد کا قرض ہے، اقبال کا قرض ہے، شہیدوں کا قرض ہے کہ ہم 71 کا جو ہے اس کا بدلہ منافع سمیت لیں، اور اپنی آنے والی نسلوں کو یاد دلائیں کہ 71 میں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا. ہمارے دشمن نے ہمارے بیچ میں جو ہے رخنا ڈال کے شرارت کر کے دو بھائیوں کو لڑایا تھا، چاہے وجہ اس کی کوئی بھی ہو. ہندوستان کی شرارت کی وجہ سے یہ سارا مکتی بانی اٹھی تھی، اور ہماری اپنی پاک فوج کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی صحیح کی گئی، اور ہم اپنے ہی ملک میں ہم دو لخت ہو گئے. تو وہ کبھی بھی ہم نہیں بھولیں گے، اور ہم نے عہد کرنا ہے آج 16 دسمبر کے دن کہ ہم نے اپنے ملک کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ کوئی دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے.